स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। वेल्डर ट्रेड थ्योरी नेमी MCQ का पार्ट 9 आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। इसके पहले के 8 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वेल्डर थ्योरी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ड्राइंग व वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से आप जाके उन सभी की अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। साथ में प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बिना आपके लाइक किए वीडियो यूट्यूब पे आगे नहीं बढ़ पाती, डाउन हो जाती, जिससे सभी तक नहीं पहुंच पाती है। तो अगर आप भी वेल्डर ट्रेड की ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CTI एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी और तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। स्पेशली ITI CBT एग्ज़ाम के लिए तो इन्हीं में से क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो हम आपका ये पूरा 20 पार्ट अप्रॉक्स करवाने वाले हैं आगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 201 से आपका पार्ट 9 स्टार्ट होगा। इसके अलावा जैसे सभी पार्ट में हम रखते हैं, लास्ट में एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जो कि एज अ बोनस क्वेश्चन है प्रीवियस पार्ट का। उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द रूल फॉर डिसाइडिंग द लेंथ ऑफ इंटरमीडिएट टैग्स। देखिए टैग्स मतलब यहाँ क्या है, टैग जो टाँका लगाते हैं। मान लीजिए आप इतने लंबे किसी एक प्लेट की वेल्डिंग कर रहे हैं, तो इनिशियली क्या करते हैं आप, जैसे इस तरह से 2 प्लेट्स हैं, यहाँ पे एक टाँका लगा लिया, यहाँ पे एक टाँका लगा लिया। अब बोल रहा है इंटरमीडिएट टैग, जब आप क्या कर रहे हैं बीच में भी आप टाँका लगा रहे हैं, तो कैसे डिसाइड करते हैं कितनी दूरी पे आपको जो टैकिंग है वो वेल्डिंग करने से पहले करनी है। तो उसे डिसाइड करने के लिए यहाँ पे एक रूल है, वो है आपका 3 to 4 टाइम्स प्लेट थिकनेस। मतलब आपके प्लेट की जो मोटाई है, जो आप वेल्डिंग करने जा रहे हैं, जो प्लेट की मोटाई, मान लीजिए प्लेट की मोटाई है यहाँ पे 12 mm, ठीक है। अब 3 to 4 mm मतलब क्या होता है, 3 to 4 टाइम मतलब 12 36, यानी अगर आपकी टोटल ये थिकनेस जो है यहाँ पे, मान लीजिए थिकनेस आपकी टोटल कितनी है, मान लीजिए 60 है, तो अप्रॉक्स 12 36 mm पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरमीडिएट टैग जो होगा वो लगा देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ कास्ट आयरन ऑफर्स ग्रेटर रेजिस्टेंस टू शॉक। किस प्रकार का कास्ट आयरन झटके के लिए अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है। देखिए कास्ट आयरन जो होते हैं कई तरह के होते हैं, ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, नोडलर कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन, ठीक है, कई तरह के होते हैं, जिसमें अलग अलग कास्ट आयरन की अलग अलग यहाँ पे प्रॉपर्टी है, या आप कह लीजिए क्वालिटी है। तो ऐसा कास्ट आयरन जो यहाँ पे रेजिस्टेंस टू शॉक, मतलब शॉक मतलब क्या होता है ना, कोई इम्पैक्ट लोड इस तरह से आए, शॉक लोड आए, ठीक है, सडन आए हट जाए, जैसे आपके बाइक में शॉक एब्जॉर्बर होता है ना, तो वहाँ तो शॉक एब्जॉर्बर लगा, झटका आया हट गया, इस टाइप का लोड अगर कहीं आ रहा हो तो वहाँ हम कौन सा कास्ट आयरन यूज़ करें। अगला क्वेश्चन भी कास्ट आयरन से रिलेटेड है, व्हिच टाइप ऑफ कास्ट आयरन पॉजेज हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब देखिए यहाँ पे है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब इस तरह का मान लीजिए कोई मटेरियल है, इसके ऊपर इस तरह का कंप्रेसिव लोड अगर आ रहा हो, इसे क्या कहते हैं, कंप्रेसिव लोड, जो इसे दबा रहा हो, ठीक है। और उसे यहाँ ऐसे खींचने वाले लोड लगे, उसे क्या कहते हैं, टेंसाइल लोड कहते हैं, ठीक है। सडन कोई लोड आ रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट लोड या शॉक लोड कहते हैं, ठीक। अलग अलग तरीके के लोड होते हैं। तो अभी कहा जा रहा है जहाँ एक कंप्रेसिव लोड है, ठीक है, सी, उस जगह पे हम कौन सा कास्ट आयरन यूज़ करेंगे, ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, नोडलर या मेलेबल कास्ट आयरन। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ग्रे कास्ट आयरन का। किसका यूज़ करेंगे, ग्रे कास्ट आयरन, या हिंदी इसकी होती है धूसर डलवा लोहा। अगला क्वेश्चन है 204 नंबर, व्हाट द एंगल ऑफ पाइप एक्सिस विद द बेस फॉर मेकिंग एन एल्बो जॉइंट। एक एल्बो जॉइंट बनाने के लिए आधार के साथ पाइप के अक्ष का कोण क्या होता है। एल्बो जॉइंट आप सभी जानते हैं ना, पाइपलाइन कोई जा रही हो उसे आपको ऐसे 90 डिग्री पे मोड़ना हो तो हमें क्या लगाना होता है, यहाँ पे एक एल्बो जॉइंट लगाना होता है। तो एक एल्बो जॉइंट का यहाँ वही पूछ रहा है कि पाइप एक्सिस से उसका एंगल क्या रहता है, तो उसका एंगल रहता है यहाँ पे 90 डिग्री। कितना रहता है, ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री, जब हम वेल्डिंग करने जाएंगे उस केस में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 205 नंबर, व्हाट मेथड इज फॉलोड टू मेक अ सर्कुलर गैस कटिंग। गोलाकार गैस कटिंग के लिए किस विधि का पालन किया जाता है। जैसे देखिए आपके पास गैस कटिंग टॉर्च है, ठीक है, आप इससे मान लीजिए कटिंग कर रहे हैं, तो सिंपल क्या आप सीधी रेखा में कटिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको सर्कुलर कटिंग करनी है तो आपको कुछ ना कुछ अटैचमेंट इस टॉर्च में लगाना होगा। जैसे आप पेंसिल से सीधी लाइन तो खींच सकते हैं स्केल की सहायता से, लेकिन अगर गोला आपको बनाना हो तो आपको क्या चाहिए होता है वहाँ पे, ठीक है, प्रकार की सहायता से आप करते हैं, ठीक, तभी आपका गोला बन पाता है, या डिवाइडर से डिवाइड करते हैं, किसी मेटल पे आपको कुछ करना है तो उसी तरीके से अगर किसी गैस कटिंग में आपको गोलाकार गैस कटिंग करनी है तो उस केस में आप क्या करेंगे, एक
गाइड क्लैंप ले लेंगे, एक गाइड क्लैंप किस पे, टॉर्च की बॉडी पे फिट कर लेंगे एंड उस क्लैंप के अगेंस्ट टॉर्च को ऐसे घुमाते हुए क्या करेंगे, हम सर्कुलर कटिंग या गोलाकार कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, यूजिंग अ गाइड क्लैंप फिटेड टू टॉर्च बॉडी। टॉर्च की बॉडी में गाइड क्लैंप का उपयोग करके या फिट करके हम क्या करेंगे, सर्कुलर या गोलाकार कटिंग कर लेंगे, किससे, गैस कटिंग से। अगला क्वेश्चन है, वाई डिपॉजिटेड बीड इज नॉट इन यूनिफॉर्म साइज। डिपॉजिट बीड एक समान आकार में क्यों नहीं होती है। आपने यहाँ पे कोई वेल्डिंग की, ठीक है, आपने यहाँ पे कोई वेल्डिंग की, जो डिपॉजिटेड बीड है ये एक समान आकार की अगर नहीं है तो वही पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। इनकरेक्ट फ्लेम सेटिंग, फ्लेम आप गलत सेट कर रहे हैं। रॉन्ग एंगल ऑफ ब्लो पाइप का एंगल गलत है। अगला है रॉन्ग एंगल ऑफ फिलर रॉड, या अगला है वेरिएशन इन स्पीड ऑफ ट्रैवल एंड एंगल। तो यही यहाँ पे अगर आपकी क्या होगी, स्पीड कहीं ज़्यादा हो रही कहीं कम हो रही, मतलब उसमें वेरिएशन है, फिक्स नहीं है वो, और साथ में जो एंगल है आपका, ठीक है, टॉर्च का, वो इधर उधर चेंज हो रहा है, बार बार वेरी कर रहा है, तो उस केस में आपकी जो बीड है ये एक समान आकार की नहीं बनेगी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया आपका, वेरिएशन इन स्पीड ऑफ ट्रैवल एंड एंगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन सोन। कल भी ये क्वेश्चन इस तरह का आया था। देखिए, जब भी आपकी जो वेल्डिंग बीड है ना, इसके परपेंडिकुलर इस तरह से इसमें कोई डिस्टॉर्शन हो रहा है, देखिए प्लेट क्या हुई, इसके परपेंडिकुलर आके ऐसे मुड़ गई, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स विरूपण या अनुप्रस्थ विरूपण। ठीक है, वही इसके अगर पैरेलल में ऐसा कुछ हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोले, मान लीजिए प्लेट ऐसे मुड़ जाए ऊपर की तरफ, इधर भी ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ जाए, ठीक, ऐसी कुछ हो जाए प्लेट आपकी, तो उसे हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन या अनुदैर्ध्य विरूपण। तो यहाँ पे क्या है आपका, ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ विरूपण। ठीक है, ऐसी कुछ हो जाती प्लेट तो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन या अनुदैर्ध्य विरूपण। किसी एंगल पे घूम जाती है तो उसे बोलते हैं एंगुलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 208 नंबर, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड्स इन लार्ज प्रोपोर्शन। बड़े पैमाने पर जो कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें कौन सा तत्व मौजूद होता है, कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज या आयरन पाउडर। तो इलेक्ट्रोड में बड़े पैमाने पे जो तत्व मौजूद होता है वो है आपका आयरन पाउडर या लोहे का चूर्ण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 209 नंबर, व्हिच साइज ऑफ फिलर रॉड शुड बी यूज्ड टू वेल्ड 2.5 mm थिक प्लेट्स यूजिंग नोजल 5 बाई लेफ्टवर्ड टेक्निक। देखिए, लेफ्टवर्ड टेक्निक द्वारा नोजल 5 का उपयोग करते हुए, ठीक है, 2.5 mm मोटी टेम्पलेट को या प्लेट को यहाँ रहेगा वेल्ड करने के लिए फिलर रॉड के किस आकार का उपयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम फिलर रॉड यूज़ करेंगे 2 mm का, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, 2 mm या 2 mm। 210 नंबर क्वेश्चन है, विच प्रोसेस कॉजेज द इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ पार्ट आफ्टर फैब्रिकेशन। किस प्रक्रिया से निर्माण के बाद भाग की स्ट्रेंथ में वृद्धि होती है, हार्डनिंग प्रक्रिया से, टेम्परिंग से, क्वेंचिंग से या नॉर्मलाइजिंग से। देखिए, ये सभी आपके क्या है, एक हीट ट्रीटमेंट ऊष्मा उपचार प्रक्रिया है, सभी का अपना अपना इसमें महत्व है। अब यहाँ स्ट्रेंथ में वृद्धि पूछ रहा है तो वो की जाएगी आपकी हार्डनिंग से, किससे, हार्डनिंग से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 211 नंबर क्वेश्चन, हाउ द रिपेयर्स ऑफ क्रैक इन कास्ट आयरन कंपोनेंट कैरीड आउट। कास्ट आयरन घटक में दरार की मरम्मत कैसे करें। कोई कास्ट आयरन का कंपोनेंट है, उसमें कोई क्रैक या दरार आ गई है, अब उसको आपको वेल्डिंग के थ्रू रिपेयर करना है, तो आप क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो देखिए, कास्ट आयरन की जब भी वेल्डिंग करते हैं सबसे पहले हमें करनी होगी लोकल प्री हीटिंग। लोकल प्री हीटिंग मतलब क्या होता है, जिस एरिया में क्रैक आया जहाँ आप वेल्डिंग कर रहे हैं उसी के आसपास सिर्फ आपको क्या करना है, प्री हीटिंग करना है। पूरी प्लेट को प्री हीटिंग या पूरे बॉडी को प्री हीटिंग नहीं करना है। देन इसमें हम यूज़ करते हैं लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक। जब आप गैस वेल्डिंग से वेल्डिंग कर रहे हैं, लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपकी वेल्डिंग टॉर्च हो गई, ये हो गया फिलर रॉड, और वेल्डिंग की डायरेक्शन आपके बाएं हाथ की तरफ रहेगी। फिलर रॉड आगे आगे चलेगा, उसके पीछे पीछे वेल्डिंग टॉर्च चलेगी, ठीक। एंड साथ में क्या है, फ्लेम हीटिंग ईच लेयर। एक बार आपने वेल्डिंग कर ली, एक पास आपने वेल्डिंग कर लिया, फिर से उसको आप फ्लेम से क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक। फिर से अगली वेल्डिंग करेंगे, फिर से हीट करेंगे, फिर से अगली वेल्डिंग करेंगे। ये आपका है कास्ट आयरन को वेल्डिंग करने का प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले लोकल प्री हीटिंग, देन लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक, एंड साथ में फ्लेम हीटिंग ईच लेयर। ईच लेयर को आपको फ्लेम से हीट भी करना है।
अगला क्वेश्चन है व्हिच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कॉजेज द रिडक्शन ऑफ ब्रिटलनेस इन द स्टील। कौन सी हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया स्टील में जो भंगुरता है, ब्रिटलनेस है, उसको कमी का कारण बनती है? तो उसे हम लोग दूर करते हैं टेम्परिंग के थ्रू। किससे दूर करते हैं? टेम्परिंग के थ्रू। अब आप सोच रहे होंगे टेम्परिंग क्या है, तो देखिए इसके बारे में प्रीवियस क्लासेस में बात भी हो चुकी है। टेम्परिंग क्या होता है, किसी जो आपका स्टील है उसे आप क्या करें, उसका जो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है वहाँ तक गर्म करके फिर उसको हवा में, खुली हवा में नॉर्मल क्या करें, ठंडा कर दें। उसके क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करें पहले, देन एयर कूल्ड यानी खुली हवा में उसको ठंडा होने दें। उसे हम लोग कहते हैं टेम्परिंग प्रोसेस। इससे हम क्या करते हैं, स्टील की जो भंगुरता है उसको सुधारते हैं, उसको कम करते हैं। 213 नंबर क्वेश्चन है व्हाट द कॉज ऑफ पोरोसिटी इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में पोरोसिटी का कारण क्या है? पोरोसिटी मतलब होता है सरंध्रता, ठीक है। डैम्प इलेक्ट्रोड यानी नम इलेक्ट्रोड अगर होंगे, इलेक्ट्रोड में नमी होगी तो पोरोसिटी होगी। देन है कार्बन इलेक्ट्रोड से होगी। ओवर साइज, आकार में अधिक इलेक्ट्रोड होंगे तो उससे होगी। या अगला है लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स, कम हाइड्रोजन, जो लो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड होते हैं उससे होगी। देखिए जब भी पोरोसिटी वाली बात आएगी तो या तो आपका यहाँ पे क्या आंसर होगा, डैम्प इलेक्ट्रोड यानी नम इलेक्ट्रोड होगा तो पोरोसिटी आएगी। साथ में अगर सरफेस वगैरह आपकी जो है गंदी है जिस पे आप वेल्डिंग करने जा रहे हैं, उस केस में भी पोरोसिटी जो है आर्क वेल्डिंग में आ जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हुआ आपका, नम इलेक्ट्रोड। अच्छा, नमी का मतलब क्या होता है, H2O, यानी इलेक्ट्रोड में क्या है, नमी यानी कि पानी है एक तरह से। तो जब आप वेल्डिंग करते हैं ना तो ये जो इसमें ये जो आपका जलता है, इससे जो जलवाष्प बनती है, जो गैस बनती है ना, वो अंदर क्या होती है, ट्रैप हो जाती है। ठीक, ये जो गैसें यहाँ पे ट्रैप हो जाती हैं वेल्डिंग में। जब वेल्डिंग ठंडी होती है तो छोटे छोटे एयर पॉकेट क्या होते हैं, या तो अंदर रह जाते हैं या गैस उससे निकलना चाहती है कंप्रेस होने पे, तो उसी को यहाँ पे पोरोसिटी का दोष कहा जाता है वेल्डिंग में। अगला क्वेश्चन है व्हाट द वेल्डिंग डिफेक्ट इन बेस मेटल गेट्स मेल्टेड एंड अ ग्रूव फॉर्म्ड अलोंग द टो ऑफ द बेल्ट। देखिए आप जब वेल्डिंग कर रहे हैं, जो बेस मेटल है ना वो क्या हुआ, मेल्ट हो गया वहाँ पे। मान लीजिए आप इस तरह से यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे थे, ठीक है, एंड यहाँ क्या हुआ, आपने वेल्डिंग पूरी कर ली, लेकिन ये पोर्शन यहाँ का बेस मेटल मेल्ट होके बह गया, यहाँ का बेस मेटल थोड़ा सा मेल्ट होके बह गया, तो इसे हम लोग कहते हैं अंडरकट। क्या कहते हैं, अंडरकट। बेस मेटल में वेल्डिंग दोष क्या है, जिसमें वेल्ड के नीचे तरफ मेटल जो है पिघल जाता है और एक नाली बन जाती है, एक यहाँ पे टो ऐसे गड्ढे टाइप का बन जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं अंडरकट का दोष। ये एक तरह का वेल्डिंग दोष है, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपने वेल्डिंग की लेकिन यहाँ का बेस मेटल पिघल गया, यहाँ आपने वेल्डिंग की, ये बेस मेटल पिघल गए, यहाँ पिघल, इस तरह का अगर दोष है तो इसे हम लोग कहते हैं अंडरकट का दोष। 216 नंबर क्वेश्चन है व्हाट द डिफेक्ट ड्यू टू नॉन क्लीनिंग द सरफेस बिफोर वेल्डिंग। वेल्डिंग से पहले सतहों की सफाई ना करने के कारण क्या दोष होता है? ओवरलैप, लैक ऑफ फ्यूजन, सरफेस पोरोसिटी यानी सतही सरंध्रता, या स्मॉल क्रैक्स इन बीड, बीड में छोटी दरार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर, अगर सतह की आप सफाई अच्छी नहीं करेंगे तो सरफेस पोरोसिटी यहाँ पे होगी। लैक ऑफ फ्यूजन कब होगा आपका, फ्यूजन की कमी कब आएगी, जब आप करंट कम यूज़ कर रहे हों, उस केस में फ्यूजन कम होगा आपका, ठीक है, हीट कम मिलेगी आपको। ओवरलैपिंग कम होती, बहुत ओवर करंट में आप वेल्डिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड पिघल के चारों तरफ बह गया, नीचे तक फ्यूजन नहीं हुआ बट ओवरलैपिंग ऊपर हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सरफेस पोरोसिटी फिलहाल सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द रीज़न फॉर लैक ऑफ फ्लूइडिटी इन मोल्टेन मेटल इन ब्रेज वेल्डिंग। ब्रेज वेल्डिंग में पिघली हुई धातु में तरलता की कमी का कारण क्या है? यहाँ फ्लूइडिटी यानी तरलता अगर कम है ब्रेज वेल्डिंग में, तो उसमें क्या कारण हो सकता है उसका? 4 ऑप्शंस हैं। ओवर हीटिंग, ज़्यादा हीट कर दिया आपने, इम्प्रॉपर फ्लेम, अनुचित लौ है, इनएडेक्वेट हीटिंग, प्री हीटिंग, अपर्याप्त प्री हीटिंग है, या इम्प्रॉपर क्लीनिंग एंड लेस यूज ऑफ फ्लक्स, अनुचित सफाई और फ्लक्स का कम उपयोग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है इनएडेक्वेट प्री हीटिंग। अगर अपर्याप्त प्री हीटिंग होगी तो उस केस में क्या होगा, ब्रेज वेल्डिंग में जो पिघली हुई धातु है उसमें तरलता कम रहेगी, इसलिए प्री हीटिंग आपको क्या करना है, पर्याप्त करना है, सही तरीके से करना होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिफेक्ट कैन बी एलिमिनेटेड बाय दिस वेल्डिंग मेथड। इस वेल्डिंग विधि से क्या दोष समाप्त किया जा सकता है? पीछे देखिए हम लोगों ने बात की थी डिस्टॉर्शन यानी विरूपण की। उसमें क्या होता था, मान लीजिए इस तरह की सीधी प्लेट है, आप वेल्डिंग कर रहे हैं, या तो ये प्लेट इस तरह से ऐसे टेढ़ी हो जा रही है, ठीक है, या ऐसे 2 प्लेटें हैं तो एक के ऊपर एक ऐसे इस साइड में कंप्रेस होकर चढ़ जा रही है। तो इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैकेनिकली देखिए इसको क्या किया गया, जिनकी वेल्डिंग करनी है उनको मैकेनिकली यहाँ पे बांध दिया गया। अब जब आप वेल्डिंग करेंगे तो ये हीट होने के बाद भी क्या होगा यहाँ पे
क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे क्लैंप है, ये चाह के भी इस तरह से टेढ़ी नहीं हो पाएगी। मैकेनिकली इसे हमने फोर्सफुली रोक दिया डिस्टॉर्शन को। किसको रोक दिया? विरूपण होने से, डिस्टॉर्शन होने से हमने क्या किया? इसे रोक दिया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द रीजन फॉर द डिफेक्ट ऑफ मोर स्पैटर ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के दौरान अधिक स्पैटर, स्पैटर मतलब क्या होता है? छिड़काव, ठीक है, ऐसे छिटक जाते छोटे छोटे दाने जैसे आपको चारों तरफ दिखेंगे वेल्डिंग बीड के, तो उस दोष का कारण क्या है? इनसफिशियंट रूट गैप, अपर्याप्त रूट गैप आप देंगे तब तो पेनिट्रेशन कम होगा, ठीक है, रूट पेनिट्रेशन नहीं मिलेगा। वेल्डिंग करंट टू हाई, वेल्डिंग करंट बहुत ज़्यादा होगा तो स्पैटरिंग आपकी होगी। यही आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 220 नंबर, व्हाट द वेल्डिंग डिफेक्ट विद नो फ्यूजन ऑफ बेस मेटल ऑन रूट फेस, साइड फेस आर बिटवीन द वेल्ड रन। वेल्डिंग दोष क्या है जिसमें बेस मेटल के रूट फेस, साइड फेस और वेल्ड रन के बीच में कोई फ्यूजन नहीं होता है? पोरोसिटी कहते हैं उसे, अंडरकट कहते हैं, लैक ऑफ फ्यूजन कहते हैं, या लैक ऑफ पेनिट्रेशन यानी पेनिट्रेशन की कमी कहते हैं। तो यही यहाँ पे आपका राइट आंसर है। जब आपका बेस मेटल का जो रूट फेस है, साइड फेस है और वेल्ड रन के बीच में कोई फ्यूजन नहीं होगा। फ्यूजन बेसिकली क्या होता है? ये आपका बेस मेटल है, ठीक है, इसकी जब आप वेल्डिंग कर रहे हैं ना तो आपका इलेक्ट्रोड यहाँ पे पिघले, साथ में बेस मेटल पिघले और दोनों मिल के यहाँ पे जो ठंडा होकर जॉइंट बनाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं वेल्डिंग जॉइंट। अब अगर आपका इलेक्ट्रोड तो पिघल के यहाँ वेल्ड हो गया बट ये मटेरियल्स पिघले ही नहीं, इनका साइड फेस, रूट फेस, ठीक है, वेल्ड रन जो भी वो पिघला ही नहीं, तो उसे हम लोग कहते हैं फ्यूजन की कमी। क्या बोलते हैं? फ्यूजन की कमी या लैक ऑफ फ्यूजन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 221 नंबर, व्हाट द डिफेक्ट शोन इन द फिगर। इस फिगर में जो डिफेक्ट शो हुआ है ये क्या है? तो ये देख के ही आप जान जाएंगे क्या है, पीछे बात भी हुई है, अंडरकट है। क्या है? अंडरकट है। ओवरलैपिंग क्या होती? आप वेल्डिंग करते यहाँ तक आपकी बीड होनी थी बट बीड यहाँ तक फैल के आ गई, जबकि यहाँ फ्यूजन नहीं हुआ, सिर्फ आपका जो इलेक्ट्रोड था वो पिघल के यहाँ तक बह के आ गया, ठीक, उसे हम क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग कह देते हैं। लैक ऑफ पेनिट्रेशन क्या होता है? यहाँ एक खाली जगह रह जाती, यहाँ तक वेल्डिंग आपकी पहुँच ही ना पाती, नीचे तक वेल्डिंग आ ही नहीं पाती, तो उसे हम कहते लैक ऑफ पेनिट्रेशन। 222 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द रिजल्ट ऑफ इनर कोन ऑफ फ्लेम टचिंग द मोल्टेन मेटल वाइल वेल्डिंग। वेल्डिंग करते समय पिघली हुई धातु को छूने वाली लौ के भीतरी शंकु का क्या परिणाम होगा? देखिए, जब हम बात कर रहे थे फ्लेम की, तो फ्लेम में आपने देखा होगा एक होता है आपका भीतरी कोन एंड देन आपका बाहरी इन्वेलप। इस तरह से आपकी जो गैस वेल्डिंग होती है उसकी ज्वाला रहती है। ये आपकी है न्यूट्रल फ्लेम के केस में। इसी को अगर हम ऑक्सीडाइजिंग की यहाँ बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग के केस में शार्प, एकदम शार्प कोन आपको मिलेगा और इस तरह की कुछ आपकी फ्लेम रहेगी। एंड कार्बोराइजिंग फ्लेम में अगर बात करें तो एक कोन तो आपका रहेगा ही, साथ में आपको एक एसिटिलीन फेदर मिलेगा एंड फिर आपकी यहाँ पे फ्लेम बनती है। 3 तरह की ज्वाला होती है। इसमें कह रहा है कि अगर ये जो भीतरी कोन है ना, ये क्या हो, जो पिघली हुई धातु है उसको टच कर जाए वेल्डिंग करते समय, हमें टच नहीं करना होता है, इसे दूर रखना होता है थोड़ा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में क्या होगा? बैक फायर हो सकती है। आपकी जो फायर जो बाहर जल रही ना ज्वाला, यही आपकी पाइपलाइन में जलना शुरू हो जाएगी। या एक बैक फायर में क्या होता है आपका कि एक आवाज़ सडन से आती है और आपकी जो फ्लेम है ना वो कई बार बुझ जाती है, तो इसे भी बैक फायर कहते हैं। इसके लिए बैक फायर अरेस्टर वगैरह भी जो है आपके लगाए जाते हैं, टॉर्च एंड सिलेंडर माउंटेड होते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका? कॉज टू बैक फायर का कारण बनेगी। अगला क्वेश्चन है 223 नंबर, व्हाट डिफेक्ट विल ऑकर ड्यू टू इनकरेक्ट टिल्ट ऑफ ब्लो पाइप। ब्लो पाइप के गलत झुकाव के कारण क्या दोष होगा? क्रेटर एट एंड, अंत में क्रेटर या गड्ढे बन जाएंगे। वेल्ड पोरोसिटी हो जाएगी वेल्डिंग में। लैक ऑफ रूट पेनिट्रेशन का अभाव यानी रूट पेनिट्रेशन हो कम रहेगा। या अंडर कट इन वेल्ड जॉइंट, वेल्ड जोड़ों में अंडर कट आ जाएंगे। अगर आप गलत झुकाव ला रहे हैं उस केस में आपको अंडर कट का दोष देखने को मिलेगा। किसमें? वेल्डिंग जॉइंट में अंडर कट। अभी पीछे हमने दिखाया 2 बार फिगर, तो आपको शायद याद भी होगा। 224 नंबर क्वेश्चन है, हाउ इज़ द स्केल एंड ऑक्साइड रिमूव्ड फ्रॉम स्टेनलेस स्टील वेल्ड। स्टेनलेस स्टील वेल्ड से स्केल और ऑक्साइड को कैसे हटाया जाता है? पीनिंग द्वारा, कूलिंग इन ऑयल तेल में ठंडा करके, कूलिंग इन सैंड रेत में ठंडा करके, या हीटिंग अप टू 9500 या 11,000 डिग्री सेल्सियस एंड क्वेंच्ड इन वाटर। मतलब हम क्या करें, उसे 9500 से लेकर 11,000 डिग्री सेल्सियस तक उसे क्या करें, पहले खूब गर्म कर दें, फिर उसे क्या करें,
पानी में क्वेंचिंग कर दें, पानी में उसे सडन ठंडा कर दिया जाए। उससे हम क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील वेल्ड से हम स्केल और ऑक्साइड को हटा सकते हैं। ठीक है, अगला 225 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स फॉर द बकलिंग ऑफ वेल्ड जॉइंट इन स्टेनलेस स्टील ड्यूरिंग कूलिंग। शीतलन के दौरान स्टेनलेस स्टील में वेल्ड जॉइंट के बकलिंग के लिए क्या बनाता है, मतलब बकलिंग ऑफ वेल्ड जॉइंट मतलब क्या ऐसा है जो वेल्ड जॉइंट में बकलिंग का दोष पैदा करेगा, कब, जब स्टेनलेस स्टील की आप क्या कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर आता है लो थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि स्टेनलेस स्टील की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो क्या है, लो है, इस वजह से उसमें बकलिंग का दोष आ जाता है, वेल्ड जॉइंट में बकलिंग हो जाती है आपकी। बकलिंग मतलब क्या होता है, इस तरह से मोड़ना, उसे ही कहते हैं यहाँ पे बकलिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपके 225 क्वेश्चन। इसके बाद के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर के, वो 10वें पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो सेकेंड सेम का निमी का PDF है उसके क्वेश्चन हम आपके कराएंगे, यानी टोटल आपके 20 पार्ट में वेल्डर थ्योरी पूरी आपकी कंप्लीट होगी। अब आती है आपकी बारी, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन इस बार हमने रखा है, उम्मीद करेंगे सभी लोग सही आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, विच आर द कॉमन एलॉइंग एलिमेंट ऑफ ब्रास। पीतल के एलॉइंग एलिमेंट यानी मिश्र धातु तत्व कौन से हैं, कॉपर एंड टिन, तांबा और टिन, बिस्मथ एंड टिन, एंटीमनी एंड टिन, या कॉपर एंड जिंक यानी तांबा और जस्ता। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना किए मत जाइएगा, जुड़िएगा हमारे साथ, साथ में टेलीग्राम पे भी जुड़िएगा। एंड ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।